Hello everyone. So today we are back with another video from our world history topic. So today we are going to talk about World War First. So I expect कि आप लोग World War First वाली वीडियो देख चुके होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा. बट अगर उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो. तो हम पहले थोड़ा सा लास्ट वीडियो से ही कुछ रिकॉल कर लेते हैं. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको एक सेंटेंस याद करने के लिए बोला था, एक लाइन सी मैंने याद रखने के लिए बोला था कि एक गोली चलने के कारण और एक गोली ना चलने के कारण. राइट. तो हमने देखा था कि एक गोली चली थी, वहाँ पे आर्क ड्यूक, ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक को मार दिया जाता है. तो कैसे पूरा इंसिडेंट जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पूरा कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ मतलब सारी कंट्रीज जो है वो अपना पावर, अपना डोमिनेंस स्प्रेड करने के लिए वो किस तरह इकट्ठी हो जाती है. राइट. तो उसी के अंदर अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि एक गोली ना चलने के कारण. तो हमने देखा था कि ये हमारे पास एक सोल्जर थे यूनाइटेड किंगडम्स के, जिनका नाम था हेनरी टेंडे. उन्होंने क्या किया था, मतलब बिल्कुल अडोल्फ हिटलर उनके बिल्कुल शूटिंग पॉइंट पे थे, शूटिंग नोक पे थे, पर फिर भी उन्होंने अडोल्फ हिटलर की हालत देख के कि वो काफ़ी ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना बुरी कंडीशन में, मरने जैसी हालत में, तो उन्होंने सोचा कि इसे शूट नहीं करते हैं. ठीक है. एंड वही पर्सनैलिटी बाद में जा कर के क्या बन जाते हैं, डिक्टेटर ऑफ द होल जर्मनी एंड द बेसिक सोल रीज़न फॉर द होल फाइट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो आपको यहाँ पे बेसिकली तो एक गोली चलना, एक गोली नहीं चलना, वो तो सारी चीज़ें समझ ही आ गई हैं. अब आप यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसी जो फाइट है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग. ठीक है. जिसे लोग ग्लोबल वॉर या फिर टोटल वॉर के नाम से भी जानते हैं. अब पहली चीज़ तो जैसे हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को द ग्रेट वॉर कहते थे, उसी तरीके से हम लोग ये जो ग्लोबल वॉर है इसे हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड को हम लोग ग्लोबल वॉर या फिर टोटल वॉर के नाम से जानते हैं. अब ये चीज़ क्यों हुई है, इसको ग्लोबल वॉर या फिर टोटल वॉर के नाम से क्यों जाना जाता है? सी, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी तो वहाँ पे जनरली जो लड़ाइयाँ होती थी वो बिटवीन दी सोल्जर्स होती है. मतलब मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की क्यों बात करूँ, आप कभी भी लड़ाइयाँ देखोगे किसी भी कंट्रीज़ में, अगर कभी भी लड़ाई होती है, बैटल्स वगैरह होती है, तो वो सोल्जर्स के बीच में लड़ी जाती है. राइट. पर यहाँ पे कुछ स्पेकुलरिटी थी. यहाँ पे क्या था कि अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुई है उसमें लोगों ने फर्स्ट टाइम कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया है. ठीक है. अब न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ में लेने की वजह से क्या था कि वहाँ पर अब न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ऐसा तो नहीं ना कि वो चूज़ करेगा कि भाई मुझे सोल्जर्स को मारना है, कॉमन सिविलियंस को नहीं मारना, ऐसी चीज़ें नहीं थी. तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर जो थाउजेंड ऑफ पीपल्स थे उन्होंने अपनी, मतलब बोलते हैं ना बेगुनाह लोग जो थे, उन्होंने अपनी लाइफ भी खो दी थी. इसी वजह से इसे मतलब कोई भी इस वॉर के अंदर कोई भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं थी जो इस वॉर से सेफ हो. इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, ग्लोबल वॉर या फिर टोटल वॉर. सो कमिंग टू द डेट्स, अब ये जो पर्टिकुलर हमारी वॉर स्टार्ट हुई थी सितंबर में और एंड हो रही है सितंबर में. ओके. व्हेन वी गो टॉक अबाउट द ईयर 1939 में ये वॉर शुरू हुई है, विच लास्ट फॉर नियरली 6 years, और जाकर के वापस से सितंबर 1945 में ये कंप्लीट होती है, ख़त्म होती है. दैट मीन्स ठीक है. तो 1939 से हमारी ये वॉर शुरू हुई है और 1945 पे ख़त्म हो जाती है. तो जब हम लोग इसके बारे में, चैप्टर की स्टोरी बारे में समझने लगते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर की स्टोरी के बारे में समझने लगते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन वही आ जाता है कि ऐसा क्या हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर कि भी लोग तैयार थे कि हम सेकेंड लड़ाई भी लड़ने के, मतलब लोग तैयार थे कि हम सेकेंड लड़ाई भी लड़ लेते हैं. ठीक है. अब तो बेसिक रीज़न समझने से पहले मैं ये समझ लो कि कौन कौन सी दो बेसिक पावर्स थी इसके अंदर, लड़ाई किन के बीच में हुई थी. तो एक तरफ थी एलिस लाइक द प्रीवियस वन, और एक तरफ थी एक्सिस. यहाँ पर जो सेंट्रल पावर्स थी उसने अपना नाम बदल के क्या रख लिया था, एक्सिस पावर्स. तो याद है मैंने जब आपको वर्ल्ड वॉर वन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि काफ़ी वहाँ पे अलायंसेस वगैरह बनना शुरू हो गए थे. तो अभी भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त 1939 में एक और अलायंस ग्रुप यहाँ पे बना हुआ था. ठीक है. जिसे हम लोग त्रिपाठी पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और वो त्रिपाठी पैक्ट बना हुआ था बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान. सी, अलाइज पावर की अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, चाइना, ये कंट्रीज सिमिलर है. एक मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इज़ अबाउट इटली. इटली ऐसी कंट्री है जो प्रीवियसली अलाइज का पार्ट थी और अब वो किसका पार्ट हो चुकी है, एक्सिस पावर्स का. ओके. अब ये मेजर चेंज क्यों आया है, क्या रीज़न रहा है, वो हम सारी चीज़ें अब कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन उसी पे अटक जाते हैं कि ऐसी क्या बात आ गई थी कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ गई थी. तो कमिंग ऑन दी एक्सरसाइज, जिस तरह से पिछली बार भी लड़ाई जो है वो सेंट्रल पावर्स ने स्टार्ट करी थी, अभी भी इस बार भी जो लड़ाई है वो
इधर से एक्सिस ने ही स्टार्ट की है। इसके पास सबसे बेसिक रीज़न एक्सिस पावर्स के पास क्या था कि अगर हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को कंपैरेटिवली पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के बीच में एक चीज़ थी कि जर्मनी के साथ काफ़ी अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। उसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया था, एक ऐसी चीज़ रह गई थी जिसकी वजह से मतलब अब जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी वो बेसिकली बदला लेने के लिए थी। वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुई थी तो उसके लिए जो ट्रीटी साइन कर रहे हो आप, उससे बदला लेने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड सेटअप हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। और हर एक कंट्री क्यों यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है वो भी हम सारी देखेंगे। सो एज कम्पेरेटिवली जब हम लोगों ने सारी कंट्रीज़ भी पढ़ ली, डेट्स भी हमें क्लियर हो गया, त्रिपाठी पैक्ट वगैरह कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, हमने इसका नाम भी पढ़ लिया कि ग्लोबल वॉर है, टोटल वॉर है। अब इसका डिवास्ट्रेशन अगर आप बात करते हो तो ये पहली ऐसी वॉर है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हुआ था और इससे डायरेक्टली 3% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एट द स्पॉट वैनिश हो गई थी। मतलब लोग मर गए थे 3% पीपल। तो बाकी और जो लाइफ डिस्टर्ब हुई थी, माइग्रेशन वगैरह हुए थे, वो तो सारी चीज़ें अलग थी, बट नियरली 3% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रीजंस, हिटलर जो था वो एक नाजी है जिसे हेनरी टेंडी ने नहीं शूट किया था। वो पर्सनालिटी जो थी वो उभर करके डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करती है और वो नाजी आइडियोलॉजी को चूज़ करती है। नाजी आइडियोलॉजी को अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी में लाइक ज्यूज़ और नाजीज़ नाम की दो बेसिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे हुआ करती थी। ओके, रिलीजन कम्युनिटीज़ हम मान सकते हैं, एथिकल ग्रुप्स वहाँ पे हुआ करते थे। तो अब ये हिटलर जो है वो नाजी से बिलोंग करते हैं। ही थॉट दैट द नाजीज वर द प्योर ब्लडेड, ठीक है, एंड वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज़ उसने यहाँ पर लगाई और उसे लगता था कि जो केवल मतलब दुनिया में जो एक फिटेस्ट फाइन क्वालिटी ऑफ मेन जो सर्वाइव करने चाहिए वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, नाजीज से, ठीक है। तो उसने नाजिज़म की आइडियोलॉजी को यूज़ करते हुए डिक्टेटोरियल को ओवरटेक मतलब डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे अडॉप्ट कर ली है और अब उनके दिमाग में पूरा मतलब बदले जैसे रिवेंज की फीलिंग है और रिवेंज की फीलिंग उनकी स्टार्ट होती है विद द स्टोरी ऑफ पोलैंड, ठीक है। सबसे पहला बदला जब वो वर्ल्ड वॉर वन का बदला लेना शुरू करते हैं तो वो पोलैंड से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ अ स्टोरी फ्रॉम 4 सितंबर 1939। वहाँ सुबह लगभग 4:45 AM पे जो वॉर शुरू होती है। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जर्मनी के जो नाजी सोल्जर्स थे वो दे वर नियरली 15 लाख इन नंबर्स। अब वो पोलैंड में एंटर करते हैं और नियरली एक मंथ के अंदर मतलब वहाँ पे कंटिन्यू वॉर वगैरह चलती है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। मतलब आप इमेजिन भी कर सकते हो कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं। 15 लाख सोल्जर्स थे, वो जर्मनी के थे, फिर पोलैंड में भी काफ़ी लड़ाइयाँ, तो एक मंथ लग गया था, एक मंथ की पूरी लड़ाई हुई थी और उसके बाद में जर्मनी ने सक्सेसफुली पोलैंड के ऊपर कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब पोलैंड के ऊपर कैप्चर किया तो वहाँ पे नीबरिंग कंट्रीज़ या स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ में फ्रेंच और ब्रिटेन अवेलेबल तो थे, पर ये ऐसी सिचुएशन थी जहाँ फ्रेंच और ब्रिटेन भी कुछ नहीं कर पाए। अब इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया, फ्रेंच और ब्रिटेन ने क्यों यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, ठीक है, ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड वॉर वन हो चुकी है, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर वन होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिवास्ट्रेशन मतलब इतना ज़्यादा नुकसान वगैरह हुआ था, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि फिर इसी सिमिलर तरह की वॉर वापस से हो। और एक और बेसिक रीज़न था जो हम लोग वर्ल्ड वॉर वन से भी जानते हैं कि जो लोग थे वो ये चाहते थे कि मतलब लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है। उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी ये लोग न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे, बट विद द अपकमिंग सर्कमस्टांसेस इन्होंने क्या चूज़ किया, लड़ाई करना स्टार्ट किया। तो सिमिलरली अगर मैं जब पोलैंड पे कब्जा किया हिटलर ने, तो उस टाइम पे फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो अभी भी चुप थे और उन्होंने न्यूट्रल रहना चूज़ किया, ओके। नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कुछ नहीं होता है, वहाँ छोटी मोटी वॉर्स होती है। अब हमारा हिटलर जो है उसे पोलैंड पे अटैक करके पोलैंड को कंट्रोल करने के बाद उसे ये लगता है कि वो अब दूसरी कंट्रीज़ पे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो यूरोप की, उन्हें भी अनेक्स कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें भी वो कैप्चर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सीधा स्टोरी जो हमारे पास 4 सितंबर 1939 की थी, उसके बाद में हिटलर आ जाता है सीधा 9 अप्रैल 1940 की, ठीक है। अब यहाँ पर हिटलर के दिमाग में बेसिक क्या था कि अब मुझे पूरे यूरोप के ऊपर कंट्रोल गेन करना है। तो जहाँ उन्होंने पोलैंड को अटैक कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब वो नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। उन्होंने नॉर्वे को अप्रैल 1940 में उन्होंने नॉर्वे को लाइक कंट्रोल बोलते हैं ना, कैप्चर कर लिया। फिर डेनमार्क को उन्होंने कैप्चर कर लिया और
मतलब इस तरह की कुछ कंट्रीज़ थी। उसके बाद में आप देखोगे फ्यू मंथ्स के अंदर रिसेंटली अगर आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप के काफ़ी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ जो थी, बेल्जियम हुई, नीदरलैंड हुई, लुक्समबर्ग हुई, नॉर्वे, डेनमार्क, मतलब इस सारी बेसिक कंट्रीज़ के ऊपर, मतलब ये जितनी भी आज छोटी मोटी कंट्रीज़ थी उनके ऊपर हिटलर जो है वो अपना गेम जो है वो इस्टेब्लिश कर लेता है, अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश कर लेता है। अब इस टाइम पे भी क्या है कि फ्रांस है, ब्रिटेन है, अभी भी ये लोग शांत हैं, ठीक है, कि चलो कोई नहीं, तुम्हें यूरोप को कैप्चर करना था, कर लिया, अब चुप बैठ जाओ, ठीक है। उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन थी, पर अब उस टाइम पे भी फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। अब हिटलर जो था वो इतनी सारी कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के बाद में अब उसके लिए उसके सामने नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा था वो ब्रिटेन और फ्रांस था, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस की स्टोरी को आप और ज़्यादा पढ़ते हो इससे पहले हम लोग जब 1940 की तरफ इधर बात कर रहे थे कि जो हिटलर है हमारा, उसने नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, लुक्सबर्ग वगैरह ऐसी कंट्रीज़ को कैप्चर कर लिया है। वहीं पे उसी दूसरे तरफ क्या होता है कि इटली में भी एक और डिक्टेटर जो है वो अपनी पावर्स वहाँ पे स्टैब्लिश कर लेता है, मतलब एक डिक्टेटर वहाँ पर भी वहाँ पे एक डिक्टेटर जन्म ले लेता है, ठीक है। तो अब उस डिक्टेटर का नाम तो है मसूली, ओके। अब वो ये चाहता था कि जो इटालियन एम्पायर है वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाए, ठीक है। और वो ये चाहता था कि मतलब वहाँ का जो उनका जो रोमन कल्चर था, याद करो यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वो उसकी वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल है चैनल पे ऑलरेडी, तो आप उससे ये देख सकते हो कि दे वांटेड कि वो चाहता था कि रोमन का कल्चर, रोमन का रूल जो है वो स्टैब्लिश हो जाए, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने भी मतलब डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी है और पूरे यूरोप के अगेंस्ट वो वॉर, लड़ाइयाँ करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर्स जो था पब्लिक के लिए वो डेवलप हो चुका है, ओके। तो अब बात आती है 1940 की। 1940 तक हम लोगों ने देखा था अप्रैल तक कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, लुक्सबर्ग, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ जो है वो हिटलर के कंट्रोल में आ चुकी है। अब मैंने बताया था कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो हिटलर का आ चुका है, अब फ्रांस और ब्रिटेन उसका आ चुका है। सो अब हिटलर क्या करता है, हिटलर डिसाइड करता है, ओके। हिटलर डिसाइड करता है कि मतलब अब वो जून 1940 का टाइम है, जून 1940 में वो डिसाइड करता है हिटलर कि वो अब लड़ाई करेगा अगेंस्ट फ्रांस। तो क्या होता है कि जून 5 को वो अपने नियरली 15 लाख सोल्जर्स को लेकर के फ्रांस में अटैक कर देता है। और अब इसमें अगर आप देखोगे तो जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो 15 लाख है और फ्रांस के सोल्जर्स जो थे उनका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख था। तो अगर आप सेंसिबली है, एक पर्सन के ऊपर 3 का रेशियो, 1:3 का रेशियो यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है। तो इसमें क्या था, 15 डेज के अंदर जो था वो फ्रांस भी डिफीट हो गया था एंड फ्रांस वाज आल्सो नाउ अंडर दी कंट्रोल ऑफ लाइक हिटलर के एम्पायर के अंदर आ चुका था, ओके। तो फ्रांस एंड ब्रिटेन जो थे उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बहुत मतलब बोलते हैं ना बहुत गंदे तरीके से जर्मनी को क्या बोलते हैं लाइक इंसल्ट की थी जर्मनी की। तो अब लाइक हिटलर यूज टू थिंक कि अब फ्रांस तो उसके कंट्रोल में आ चुका है, ये ज़्यादा आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, यूरोप की जो कंट्रीज़ थी बेसिकली वो भी हिटलर के कंट्रोल में आ चुकी थी। तो अब बारी थी ब्रिटेन से बदला लेने की, ओके। फ्रांस हो गया, आसपास की दूसरी कंट्रीज़ हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सली से पहले अब बारी है बदला लेने की, किससे, ब्रिटेन से। तो हमारे सामने ये स्टोरी भी बहुत कम्प्लीटली क्लियर है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी वो बहुत ज़्यादा अनफेयर थी, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि ये पर्सनालिटी जो आपके सामने आई है ये इटली के डिक्टेटर थे, ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लाइक अनफेयर थी, ये भी मैं बता देती हूँ कि मतलब उसमें क्या क्या था कि जो वर्ल्ड वॉर हुई ऐसा तो नहीं था कि केवल जर्मनी ने लड़ाई करी है, पर उस वॉर का, उस लड़ाई का जो सारा बदलिया या सारा कंपनसेशन जो लिया जाता है, कल्प्रिट जो है वो केवल जर्मनी को माना जाता है, ओके। अब हिस्ट्री जो है यहाँ पे वापस 21 साल बाद में हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। अब क्या होता है कि जब 1918 के अंदर जब जर्मनी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेती है तो वहाँ पर एक ट्रेन के अंदर, ठीक है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन होता है, वैगन ऑफ कैंपेन, ठीक है, वैगन ऑफ कैंपेन ट्रेन के अंदर साइन होता है, कार ट्रेन होती है उसके अंदर वहाँ पे वो साइन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हिटलर को जो है वो सारी उसको जो बोलते हैं ना बदला लेना है, उसको सारी रिवेंज वाली चीज़ें सब कुछ याद है। तो हिटलर क्या करता है 21 ईयर्स बाद में, ठीक है, पहले जो वैगन ऑफ कैंपेन साइन हुआ था वो हुआ था 11 नवंबर 1918 को, ठीक है, जहाँ पे जर्मनी को सरेंडर करना पड़ गया था। अब ये 21 ईयर्स आफ्टर,
ठीक है, सेम ट्रेन को वापस से हिटलर बुलाता है, वापस से वहीं पे वैगन ऑफ कैंपेन नाम का वो एग्रीमेंट वापस से रीसाइन होता है। और यहाँ पर अब जो मतलब जिसको शर्मिंदगी फेस करनी पड़ रही थी, अब वो कौन सी थी? फ्रांस। ठीक है, अब जर्मनी जो था वो नियरली जो था, मतलब वो बोलते हैं कि उसने कंप्लीट अपना यूरोप के ऊपर अपना कब्जा जो है वो गेन कर लिया था। अब उसके सामने केवल एक ही दुश्मन बचा था, एक ही कंट्री बची थी जिसे उस पर मतलब जिसे कंट्रोल करना बाकी था। सो दैट वाज द ग्रेट ब्रिटेन। अब एक एडवांटेज था ग्रेट ब्रिटेन के पास में कि वो ऑन दी 4 साइड्स जो था वो वाटर से कवर्ड था। ठीक है, तो इस पर ईजिली अटैक करना पॉसिबल नहीं था। तो अब ऐसा है कि हमारे जो हिटलर है वो डिसाइड करते हैं 1940 के अंदर कि अब टाइम आ चुका है कि जब हम सी के थ्रू ब्रिटेन से भी बदला लेंगे, उससे भी रिवेंज लेंगे, ब्रिटेन पर भी हम अटैक करेंगे। पर उस टाइम पे क्या होता है ना कि वहाँ का जो आर्मी चीफ होता है जर्मनी का, वो हिटलर को मना कर देता है कि यार अभी ये सही टाइम नहीं है। ठीक है, टाल देता है वो अभी ये बोल करके कि अगर हमने अभी वॉर की, ठीक है, तो अभी क्या है कि ब्रिटिश की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हम पे एयर के थ्रू अटैक कर देगी। ठीक है, तो ये लगता है हिटलर को भी ये रीजनेबल रीज़न लगता है, हिटलर भी क्या करता है, वॉर को कुछ टाइम के लिए टाल देता है। इस मीनवाइल में जब तक वॉर नहीं हो रही है, इस मीनवाइल में क्या करता है हिटलर भी अपने मतलब अपनी खुद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बना लेता है और फिर उसके बाद में वो अटैक करता है, काउंटर अटैक कर देता है ब्रिटेन के ऊपर भी। ठीक है, तो आपको स्टोरी अभी तक कंप्लीट स्टार्टिंग में समझ में आ रही। 1939 की ही बात है, 1940 2 ही सालों में जर्मनी ने काफ़ी अच्छा मतलब खुद को इस्टेब्लिश कर लिया है। फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, सबसे वो लड़ाई करने आ गया। सो अब ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी जो थी ये काफ़ी बड़ी लड़ाई थी। ठीक है, इस वॉर को आप लोग अगर देखोगे आपको एक और नाम से जाने जाती है, इट इज़ नोन एज द बैटल ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर मैंने बताया था वॉर क्या होता है, इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मैनी बैटल्स, कल ही बताई थी मैंने चीज़। तो यहाँ पर जब ब्रिटेन से लड़ाई होती है तो वो आपके सामने विजिबल होगी हिस्ट्री की बुक्स में बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन थी मतलब यहाँ पर जहाँ जर्मनी थोड़ा बहुत वीक होने लगा था। मैं उसको प्रॉपरली ये तो नहीं बोल सकते कि जर्मनी जो है वो वीक होने लगा था, बट ये था कि अगर हम बात करते हैं कंपेयर करते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लाइक खुद को काफ़ी अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। बट अगर ऐसा होता कि इस टाइम पे अब जर्मनी ने क्या किया था, जब जर्मनी को लगा कि यार ठीक है छोड़ो, हटाओ ब्रिटेन को हटाओ, हम ब्रिटेन से विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब ब्रिटेन से उसने वॉर जो थी वो बंद करके वो वापस से अपनी जगह आ गया था। उसने सोचा कि पहले मैं है ना सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है मतलब प्रॉपरली उसके आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं मैं उन्हें ही कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे उसने क्या किया, ब्रिटेन से अपनी लड़ाई जो थी वो वापस से विड्रॉ करवा ली। अगर वो उस टाइम पे जर्मनी अगर वॉर कंटिन्यू रखता तो शायद वो उस टाइम वॉर जीत भी जाता। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग ने देखा तो अब आपको मेन अगर आपको दिख रहा होगा कि वर्ल्ड वॉर मतलब कितना सही सिनेरियो दिख रहा है कि जो अब ये जो एक्सेस पावर थी लगभग हर कंट्री के ऊपर अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर चुकी थी। पर इसने भी क्या किया था, इस वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जो हिटलर है, जो हमारे इतने अडोल्फ हिटलर जिन्होंने केवल कम टाइम के अंदर ना ही इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया था बट उसने अपने जो इंसल्ट थी उसका बदला भी ले लिया था। पर इन्होंने इस वॉर के अंदर सबसे मतलब इन्होंने 3 सब बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स कर दी थी। सबसे पहली चीज़ इन्होंने मिस्टेक कर दी थी कि इन्होंने जो ये लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन के साथ में जो लड़ाई हो रही थी वहाँ से इन्होंने डिस्करेजमेंट ले लिया था, मतलब उस वॉर को बंद कर दिया था। अब इन्होंने सोचा कि अब ये दूसरी कंट्री पे यूरोप में लड़ाई करते हैं, पर इस मीनवाइल क्या किया, जब वहाँ से ब्रिटेन से वॉर विड्रॉ कर ली हिटलर ने, अब पीछे से क्या हुआ, ब्रिटेन खुद के वापस अपनी इकोनॉमी को, अपने लाइक आर्मीज़ वगैरह को, ठीक है, अपनी सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा वापस से स्ट्रॉन्ग करने लगा। मतलब इसकी एक मिस्टेक में माना जाता है कि अगर ये उस टाइम पे ब्रिटेन से वॉर कंटिन्यू करता तो ये शायद इसकी सिचुएशन काफ़ी अलग होती वॉर की। फिर सेकंड थी कि अब सेकंड सिचुएशन हम ये रशिया का आता है कि अगर आप रशिया का जोग्राफिकल एरिया देखोगे तो वो काफ़ी नेक्स्ट टू कंट्री है। तो अब वो बिना मतलब ही क्या करता है कि वो रशिया से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, मतलब इसको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हिटलर को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो बिना मतलब उसको मतलब रशिया तो वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा था, फिर भी उसने रशिया अपने सोल्जर्स जो थे वो रशिया में भेज दिए थे
रशिया के मतलब लड़ाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइक था कि रशिया बीइंग अ लार्ज कंट्री, उसके पास भी सोल्जर्स का नंबर काफ़ी अच्छा था। और एक और मतलब बोलते हैं ना एडवांटेज यहाँ पे रशिया को मिला वॉज अबाउट दी फेवरेबल वेदर। ठीक है, मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होने की वजह से जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो उस क्लाइमेट में, उस वेदर में खुद को अडॉप्ट नहीं करवा पाए, और उनके लिए ये जो था वो डिफीट जैसा वहाँ पे सामने उभर करके आया। ठीक है, तो अब ये डिफीट जो होती है, तो जो रशियन सोल्जर्स थे उन्होंने मतलब इस तरीके से, बुरे तरीके से जर्मनी को हराया था। जर्मनी के सोल्जर्स को मारते मारते वो लोग वापस से बॉर्डर्स, मतलब जर्मनी के सोल्जर्स पहले रशिया में घुसते हैं, फिर वही रशिया के सोल्जर्स जो हैं वो उसे मारते मारते वापस से जर्मनी को बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो दो मिस्टेक्स क्या है कि इसे ब्रिटेन से लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए थी, सेकंड रशिया से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, और अब नेक्स्ट जो इसकी लड़ाई थी वो गलती जो थी वो वॉज वॉर विथ यूएस से। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर हम ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को कंपेयर करते हैं, तो जब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हो रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा गंदा जो जो किया था वो फ्रांस और ब्रिटेन ने किया था। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बिहेवियर देखा गया है यूएसए का। याद करो वर्ल्ड वॉर 1 में भी मैंने बताया था कि जब गलती से जर्मनी वहाँ के सिविलियंस को मार देता है, यूएसए के सिविलियंस को मार देता है, तो उस टाइम पे भी जो यूएसए है वो उसे माफ़ करने के लिए रेडी हो जाती है। मतलब काफ़ी, अगर हम बोले वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर देखें, चाहे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में हम देखें, तो यूएसए का बिहेवियर काफ़ी सॉफ्ट था जर्मनी को लेकर के भी। पर अब ये वापस से घबरा गया जर्मनी कि ना यार, अगर इन लोगों ने मुझसे वॉर करना स्टार्ट कर दिया तो मैं हार जाऊंगा। ठीक है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, उसने जापान को क्या बोला कि तुम इस पर मतलब लाइक लड़ाई वगैरह कर लो यहाँ पे। तो जापान क्या करता है, 1941 में यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। ठीक है, अब यूएसए की सीधी सी एक चीज़ थी कि हम आगे उनकी लड़ाई नहीं करेंगे, पर अगर तुम छेड़ोगे तो हम फिर लाइक पूरा बदला लेंगे वापस से। ठीक है, तो अब यहाँ पर कम्प्लीटली क्या हुआ कि 1941 के अंदर पर्ल हार्बर पर अटैक करता है जापान, और उसके एग्जैक्टली 4 दिन बाद में जर्मनी जो है वो यूएसए से लड़ाई अनाउंस कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 6 जून 1944 को इधर से यूएसए आ गया, ब्रिटेन आ गया, रशिया आ गया। ठीक है, अब ये 3 कंट्रीज ऐसी हो गई मेजरली, मैंने बताया ना तीनों मिस्टेक्स हो गई, ब्रिटेन से लड़ाई छोड़ना, रशिया से बिना मतलब पंगे ले लेना, और अमेरिका से भी बिना मतलब पंगे ले लेना। अब ये क्या होता है कि ये तीनों फ्रंट जो है वो एक तरफ से साथ आते हैं, यूरोप में एंटर करते हैं और जर्मनी पर अटैक कर देते हैं। जर्मनी पे अटैक करने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा नाजी सोल्जर्स को उस टाइम पे मार देते हैं। तो ये पूरा 6 जून 1944 को तीनों जो कंट्रीज़ थी विद द सपोर्टिंग और छोटी मोटी कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन की कॉलोनीज़ वगैरह थी काफ़ी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें साथ में आती है और ये लोग अटैक करके जर्मनी के ऊपर मतलब उसके वहाँ के सोल्जर्स को मारने की कोशिश करते हैं। क्लियर टिल नाउ। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो था वो बेसिकली रिवेंज था। ठीक है, अब रिवेंज जो था, जो जर्मनी जो अभी रिवेंज लेना चाहता था, अब वो जर्मनी जो है अब वो घुटनों पे आने लगा था। मतलब अगर आप देखोगे जो तीनों फ्रंट है, अगर मैं उसको कंपेयर कर लूँ, अमेरिका हुआ, चाहे ब्रिटेन हुआ, चाहे रशिया हुआ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो दिस वॉज अ सिचुएशन जहाँ जर्मनी अपनी हार या अपनी डिफीट के और मतलब धीरे धीरे पास आने लगा था। सी ऑन दी अदर साइड अगर मैं बात करूँ तो ये जर्मनी की सिचुएशन, यूरोप की सिचुएशन तो हमें दिख ही रही है। अब 1943 के अंदर बिफोर जर्मनी, अब इन लोगों ने क्या किया, जर्मनी पे अटैक करने से भी पहले इटली के डिक्टेटर को पकड़ा। ठीक है, उसे पकड़ा, उसे उसके ऊपर कंट्रोल मतलब इटली पे कंट्रोल गेन किया, उसे पकड़ा और उसे अरेस्ट करके उसे मार दिया। ठीक है, उसे कैप्चर करके उसे मार दिया। तो अब यहाँ पर इटली जो, अब अगर हम देखते हैं जर्मनी हुआ, इटली हुआ और जापान हुआ, तो उसमें से इटली जो था वो आउट ऑफ वॉर हो चुका था, वहाँ के डिक्टेटर को मार दिया गया था। ठीक है, अब इसका अब मेन बचा जर्मनी। अब जर्मनी पे लड़ाई होने वाली थी, तो अब जर्मनी की ग्लोबल लोकेशन मतलब इस तरफ से अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहोगे तो एक तरफ से ईस्ट फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट फ्रंट में हमारे पास रशिया आ चुका है, अगर हम नॉर्थ से देखेंगे तो ब्रिटेन आ चुका है, वेस्ट फ्रंट पे हमारे पास यूएस आ चुका है। ठीक है, अब रशिया की तो मतलब ये काफ़ी बोलते ना कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन फिर से जर्मनी की हो गई थी कि उसे हर फ्रंट से लड़ाइयाँ फेस करनी पड़ रही थी। ईस्ट में जो थी वो रशियन आर्मी अब बर्लिन तक आ चुकी थी। ठीक है, मैंने बताया था पहले तो जब जर्मनी रशिया तक पहुँचे और मारने लगे, फिर रशियन आर्मी ने पहले उन्हें बॉर्डर्स तक पहुँचाया और फिर उसके बाद में वापस से बॉर्डर से वो बर्लिन तक पहुँच गए। अब बर्लिन इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका भी एक चीज़ है कि बर्लिन जो है उसे हार्ट ऑफ जर्मनी माना जाता है आज भी।
कैपिटल है ये जर्मनी की, ठीक है, उसे आज भी हार्ट ऑफ जर्मनी बोला जाता है। तो यहाँ तक बर्लिन तक वो उसके जर्मनी के सोल्जर्स को मारने लग गई है रशिया। तो अब जर्मनी जो है वो प्रॉपरली डिफीट हो जाती है, मतलब अब ये सर्टेन टाइम आ चुका था या मतलब लोग जो थे वो ये चीज़ समझ चुके थे कि दिस वाज द टाइम, अब जर्मनी हार चुका है, हिटलर जो है वो नियरली डिफीट होने वाला है। तो जर्मनी जो था वो बहुत बुरी तरीके से डिफीट हुआ था वेस्ट फ्रंट पे फ्रॉम यूएसए एंड ब्रिटेन, और ईस्ट फ्रंट पे यूएसएसआर से, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी बहुत अच्छे से हमें क्लियर है। अब लास्ट डेज ऑफ हिटलर आते हैं। अब हिटलर जो है वो भी अपनी हार, मतलब उसे पता चल जाता है कि अब नियरली वो भी समझ जाता है कि अब मेरे लास्ट दिन बाकी चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हिटलर ने अपने लास्ट दिन जो थे वो स्पेंड किए थे एक बंकर के अंदर। बर्लिन के अंदर उसका ऑफिस था और उस ऑफिस के नीचे एक बंकर बना हुआ था, ठीक है। उस बंकर का नाम था फ्यूरल बंकर, ठीक है। उसके अंदर उसने अपने बेसिकली लास्ट डेज जो है वो निकाले हैं, ठीक है। अब वहाँ पर भी क्या होता है कि वो अपने कुछ नियरली 26 ऑफिशियल्स और 31 सपोर्टिव वर्कर्स जो होते हैं, जैसे गाइड वगैरह हुए, वॉचमैन वगैरह हुए, वो उनके साथ वहाँ पे रह रहा होता है। अब ठीक है, मतलब एक हमारे पास यहाँ पे जो अभी अगर मैं हिटलर की, अगर हम स्टोरी एंड ऑफ द हिटलर अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी मिस्टीरियस है। लाइक अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं या फिर अलग अलग रिपोर्टिंग्स जो हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुक्स आपको इसके अंदर विजिबल होगी जो हिटलर की डेथ को बहुत अलग अलग मिस्ट्रीज़ के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, समझाते हैं। वी विल टॉक अबाउट कि एक जो बहुत ज़्यादा फेमस या एक बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना, जिसे सबसे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, उस अकॉर्डिंगली रशियन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिटलर का लास्ट स्टेटमेंट जो उसने अगर किसी से ऑफिशियल्स वगैरह से बात की थी तो उसने ये बोला था कि मुझे अपने दुश्मनों के थ्रू नहीं मारा जाना है। लाइक ही वांटेड दैट ही शुड नॉट बी किल्ड थ्रू हिज एनिमीज। ओके, ये इसने मतलब लास्ट डेज में तो कोई उसे भी पता चल गया था कि अब वो हारने वाला है, तो उसने ज़्यादा कुछ तो अपने ऑफिशियल्स से नहीं बोला, बट ही सेड दैट ही मतलब उसे वो बेटर चाहेगा कि वो खुद सुसाइड कर ले रैदर देन बीइंग किल्ड बाय हिज एनिमीज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 30 अप्रैल 1940, ठीक है। अब क्या होता है कि वो अपने साथ में, मतलब वो यहाँ पे हिटलर खुद और अपनी वाइफ ईवा ब्राउन के साथ में दोनों पहले लंच करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे के आसपास का, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग्स भी वहाँ पे दी हुई है उस रिपोर्ट के अंदर। 2 बजे तक ये लोग लंच करते हैं, उसके बाद में ये लोग अपने रूम में जा करके सुसाइड कर लेते हैं, मतलब लाइक बाय टेकिंग सब काइंड ऑफ पिल्स भी वो लेते हैं, और फिर जो गन्स वगैरह होती हैं उनसे वो खुद को शूट कर लेते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हिटलर की जो लाइक एंड ऑफ द स्टोरी होती है, उसका मरना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, और अलग अलग मतलब रिपोर्ट्स में आप उसकी अलग अलग स्टोरीज पढ़ोगे। बट बेसिकली हमें जो यहाँ पे याद रखना है कि दिस वॉज द एंड ऑफ हिटलर्स स्टोरी। यहाँ पे हिटलर की जो स्टोरी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम यूरोप का सिनेरियो देखें तो यूरोप के अंदर जो बेसिकली लड़ाई का जो मेन रीज़न था जर्मनी और इटली, वो अब ख़त्म हो चुका है। दैट मीन्स कि यूरोप की वॉर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे आते हैं हम एशिया की तरफ, जहाँ अभी भी जापान जो था वो लड़ाई कंटिन्यू लड़ रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि एलीज का जो कंट्रीज़ थी, अब यहाँ पे मतलब जापान की लड़ाई स्पेशली किससे होती है, जापान जो था वो चाइना से लड़ रहा था और उसने एक बार अटैक कर दिया था यूएसए के ऊपर भी, ठीक है। अब क्या होता है कि मतलब जापान जो है वो एशिया में अपनी काफ़ी अच्छी कंट्रोल, बोलते हैं ना, ग्रिप जो था उधर, पकड़ जो थी उसने मजबूत कर ली थी। उसने चाइना के आसपास के बहुत सारे जो नेबरिंग आइलैंड्स वगैरह थे उसने उसके ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया होता है। अब अमेरिका जो है वो बदला लेने आता है जापान से। सो ऑन 6 अगस्त एंड 9 अगस्त रिस्पेक्टिवली वहाँ पर 2 बार ब्लास्टिंग होती है इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। ये मतलब 2 बार एटॉमिक बॉम्ब से वहाँ पर अटैक किया जाता है जापान के ऊपर, ठीक है। दैट वाज द फाइनल एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी, जहाँ पे यूरोप जो था उसकी वॉर ख़त्म हुई थी विद द डेथ ऑफ हिटलर। और एशिया में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका जो है वो ब्लास्टिंग कर देता है, ठीक है, क्योंकि पहले जापान ने भी पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, तो उसका रिवेंज जो है वो एटॉमिक बम्स के थ्रू वहाँ से लिया जाता है और एंड हो जाती है हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी। अब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो तो ख़त्म हो जाता है, पर अभी भी हमारे पास 3 सुप्रीम पावर्स चल रही है, ब्रिटेन चल रहा है, यूएस चल रहा है और इधर से रशिया चल रहा है। तो अब कुछ सालों बाद में भी मतलब वहाँ पर यूएसएसआर और यूएसएसआर एंड अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में यू विल सी कि ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉर्स होती रहती है। वॉर्स मतलब हम समझ सकते हैं कोल्ड वॉर के फॉर्म में वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी। अब लड़ाइयाँ भी क्यों होती थी कि अब ये दोनों चाहते थे कि ये सुप्रीम पावर्स बन करके
निकले, मतलब सबसे बोलते हैं ना डेवलप्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल कंट्रीज़ ये बनना चाहते थे। तो काफ़ी सालों तक यूएसएसआर और यूएसए में भी लड़ाइयाँ हुई थी। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूएसएसआर की अगर मैं बात करूँ तो वो एक सोशलिस्ट नेशन था, ठीक है। तो अब उस सोशलिस्ट, अब यूएसए ने क्या किया, उस पर अटैक किया कोल्ड वॉर के फॉर्म में। उसकी सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसी के अगेंस्ट उसने मतलब लाइक उस पर अटैक किया। तो फाइनली क्या होता है कि 1991 तक आते, मतलब अगर आप, मैं इसको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यूएसएसआर एंड यूएसए, मतलब इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर भी इस लेवल तक थी कि लोगों को लगता था कि अब वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो वापस से देखी जाएगी। पर अब न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो थे वो इतने ज़्यादा पिछले वॉर से, मतलब लोगों के में इतना ज़्यादा लोगों में नुकसान हुआ था कि मतलब ये एक लोगों के लिए रिलीफ था कि 1991 तक आते आते जो यूएसएसआर है वो टूट जाता है, यूएसएसआर के कहीं ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यूएसएसआर टूट जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोल्ड वॉर चल रही होती है दोनों के बीच में वो भी ख़त्म हो जाती है। सो लोगों में भी एक रिलीफ आ जाता है। बट इस ड्यूरेशन में हमें, और आज तक भी अगर मैं सिचुएशन और सिनेरियो क्लियर करूँ तो वर्ल्ड वॉर 2 तो था वो एविडेंसली अगर हम देखें तो ग्लोबल वॉर जो था वो कंप्लीट हो चुका था, ख़त्म हो चुका है। पर अब क्या है, नेशंस ने खुद को बहुत ज़्यादा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब नेशंस ने खुद को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है और न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के अंदर सब, अगर मैं केवल रशिया की, अमेरिका की, ब्रिटेन या यूरोप की बात ना करूँ, और इधर हम लोग इंडिया की भी बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, हम लोग खुद ने भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है लाइक देयर कुड बी अ सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक 1991 में तो नहीं हुई, वो टल गई। अब लेट्स सी वर्ल्ड वॉर 3 की स्टोरी हमें पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी। सो एक गोली चलने के कारण एंड एक गोली ना चलने के कारण दोनों स्टोरीज हमारी बहुत क्लियर है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू टू। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, राइट इट इन दी कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।